सभी को नमस्कार। लोहिया जी के विचारों को अध्ययन हमने पिछले वीडियो में भी किया था। अब उसके कुछ एक अलग विचारों का अध्ययन करते हैं जो उनमें हमने वहाँ पर कवर नहीं किया था। उसमें एक उनका विचार है द थ्योरी ऑफ हिस्ट्री और हम कह सकते हैं कि जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो मार्क्स ने की थी उससे अलग उन्होंने इतिहास का अपना एक दर्शन दिया है। भारत के गिने चुने मौलिक विचारकों में लोहिया जी की गिनती आती है और उन्हीं में से एक मौलिक विचार व्हील ऑफ हिस्ट्री या थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में देखने को मिलता है। सबसे पहले लोहिया जी ने मार्क्स के जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था मार्क्स ने, जिसमें उसने बताया था कि किस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता है और उसके आधार पर समाज के हर हिस्से में चेंज होता है। समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक वर्ग का द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है। तो लोहिया जी ने कहा कि ये इंटरप्रिटेशन जो मार्क्स ने की ये यूरोसेंट्रिक थी, यानी कि यूरोपीय समाज की परिस्थितियों के अनुसार थी, भारतीय परिस्थितियों से या एशियाई परिस्थितियों से इसका मेल नहीं खाता। क्योंकि भारत में जैसे लोहिया जी ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ वर्ग नहीं है बल्कि यहाँ पर जाति भी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जाति सिर्फ वर्ग के आधार पर समाज बटा हुआ नहीं है बल्कि जाति के आधार पर समाज बटा हुआ है और इस यहाँ पर जाति वर्ग की बजाय जाति के आधार पर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए उसने कहा कि मार्क्स ने जो यूरोपीय इतिहास की व्याख्या की वो उसको उन्होंने मानवता का इतिहास बता दिया, यानी कि पूरी दुनिया का इतिहास बता दिया जो कि सही नहीं है। तो इसलिए लोहिया जी ने उसकी आलोचना करके अपना एक नई फिलॉसफी दी अपनी हिस्ट्री की और यही उनकी एक मौलिक विचार बन गया। उसने अपनी जो नई फिलॉसफी दी या जो हिस्ट्री की व्याख्या की उसमें उसने दो सिद्धांत दिए, फिर दोनों सिद्धांतों को इंटरलिंक किया और इंटरलिंक करके फिर उसने तीसरा सिद्धांत दिया। तो उसने कहा कि समाज में दो चीज़ें देखने को मिलती है, दो चीज़ें हमेशा जिससे आज समाज प्रगति करता है या समाज में डेवलपमेंट होता है। तो पहला सिद्धांत उसने एक्सटर्नल डायमेंशन बताया, जिसमें कहा कि क्या होता है कि दुनिया में सभी सभ्यताएं आपस में संघर्ष करती रहती हैं, एक ज़्यादा पावर पाने के लिए और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी पाने के लिए। और इस संघर्ष में कभी कोई सभ्यता आगे निकल जाती है, कभी कोई पीछे रह जाती है और एक सभ्यता हमेशा कोई टॉप पर नहीं रहती, हमेशा शीर्ष पर नहीं रहती। जो शीर्ष पर चली जाती है कुछ समय बाद उसका पतन होता है और जो नीचे की सभ्यता हो फिर ऊपर उठकर उसका स्थान ले लेती है। तो इस तरह एक सर्कल में चलता रहता है डेवलपमेंट। तो जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे देखते हैं, पहले भारत, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, फिर यूनान की सभ्यता विकसित हुई, रोम की विकसित हुई, फिर यूरोप के देश ज़्यादा विकसित हुए और अब हो सकता है कि यूरोप के देश या अमेरिका जैसे देश जो पावर और प्रोस्पेरिटी के मामले में शीर्ष पर बैठे हुए हैं, हो सकता है कल उनका पतन हो जाए और कोई भारत या चीन या एशिया का कोई और देश सभ्यता के मामले में या पावर के मामले में, प्रोस्पेरिटी के मामले में उच्च स्तर पर आ जाए। तो लोहिया जी ने कहा ये सर्कुलेशन चलता रहता है, सभ्यताओं के संघर्ष के बीच संघर्ष होता रहता है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई, दूसरा सिद्धांत था वो था इंटरनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो संघर्ष चलता है वो सभ्यताओं के बीच में ही नहीं चलता बल्कि देश के अंदर, सब एक समाज के अंदर भी चलता है। और इसने कहा कि यहाँ पर सर्कुलेशन नहीं होता, यहाँ पर ऑसिलेशन होता है, जैसे घड़ी के पेंडुलम की तरह एक सिरे पर जाती है कोई सभ्यता, फिर दूसरे सिरे पर आती है, फिर पहले पर जाती है, इस तरह एक ऑसिलेशन होता है। तो उसने कहा कि कोई भी समाज में दो तरह से वहाँ पर हायरार्की पाई जाती है। हायरार्की के दो आधार या समाज दो आधारों पर विभाजित हो सकता है। इसको मार्क्स ने नहीं देखा था, मार्क्स ने सिर्फ वर्ग के आधार पर कहा था, वर्ग के आधार पर ही समाज विभाजित होता है। लेकिन यहाँ लोहिया जी ने कहा कि समाज वर्ग के आधार पर भी विभाजित हो सकता है और जाति के आधार पर भी विभाजित हो सकता है। तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी भी हो सकती है और क्लास बेस्ड सोसाइटी भी हो सकती है। दोनों ही सोसाइटी की अपनी अपनी विशेषता है। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है वो रिजिड होती है, हेरिडिटरी होती है और उसमें मोबिलिटी नहीं पाई जाती, और जो क्लास बेस्ड सोसाइटी होती है उसमें मोबिलिटी पाई जाती है और प्रोग्रेसिव होती है।
तो उसने कहा एक समाज में, समाज के अंदर, समाज अगर कास्ट बेस्ड सोसाइटी है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर वो कास्ट क्लास बेस्ड सोसाइटी में डेवलप हो जाती है और फिर चरम बिंदु पर जाकर उसमें भी रिजिडिटी आ जाती है और दोबारा से वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी बन जाती है। तो इस तरह से ऑसिलेशन होता रहता, कभी उसमें कास्ट ज़्यादा हावी होती है, कभी क्लास ज़्यादा हावी होती है, और इस तरह से एक कास्ट और क्लास के बीच में जो रिलेशन है वो चलता रहता है और समाज कभी कास्ट और कभी क्लास में के आधार पर अपने आप को एस्टैब्लिश करता रहता है। तो लोहिया जी ने ये कहा कि इससे एक में गतिशीलता और दूसरी में रिजिडिटी है। अब उसने कहा ये दोनों जो सिद्धांत, एक्सटर्नल डायमेंशन और जो इंटरनल डायमेंशन, ये आपस में इंटरलिंक है और इनको इंटरलिंक करने का मतलब ये है कि जो समाज में कास्ट बेस्ड सोसाइटी होगी वो दूसरी सोसाइटियों के जहाँ स्ट्रगल में पिछड़ जाएगी, और जो क्लास बेस्ड सोसाइटी होगी जिसमें मोबिलिटी पाई जाएगी, वो क्लास बेस्ड सोसाइटी में मोबिलिटी की वजह से वो जो दूसरे देशों के साथ उसका जो स्ट्रगल चल, दूसरी सोसाइटी के साथ जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें वो आगे निकल जाएगी और पावर और प्रोस्पेरिटी के मामले में उच्च स्तर पर चली जाएगी। तो ये दोनों इंटरलिंक है। वही सोसाइटी ऊपर जाएगी एक्सटर्नल लेवल पर जो जिसमें क्लास बेस्ड सोसाइटी होगी। तो इसी का उदाहरण हमारे और यूरोप के कंपैरिजन में भी दिया जा सकता है कि हमारी कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, इसलिए सोसाइटी के स्ट्रगल में हम पिछड़ गए, और यूरोपियन सोसाइटी जो क्लास बेस्ड सोसाइटी थी वो ऊपर चली गई। और फिर लोहिया जी ने भी कहा इन दोनों को इंटरलिंक करने वाला जो फैक्टर है वो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से जो है ये एक्सटर्नल पावर लाती है और इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ करती है, एक तो दूसरे देशों के साथ स्ट्रगल में हमें ज़्यादा पावर देती है, हम पावरफुल बनते हैं, प्रोस्पेरिटी आती है, और इंटरनल लेवल पर ये मोबिलिटी लेकर आती है। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है उससे ये दोनों चीज़ें लिंक होती हैं, तो इससे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें दोनों को लिंक किया है। फिर लोहिया जी से जब अगला सवाल ये हुआ, उसके सामने आया कि क्या ये सर्कुलेशन ऐसे ही चलता रहेगा, क्या ये चक्कर कभी ख़त्म नहीं होगा, क्या इसी तरह सभ्यताएं ऊपर नीचे जाती रहेंगी। लेकिन इसमें फिर लोहिया जी ने कहा कि एक तीसरा प्रिंसिपल दिया जिसको उसने कहा अप्रोक्सीमेशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इससे मानव समीप आने का सिद्धांत, कि मनुष्य समीप आ रहे हैं। तो कई फैक्टर हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रेड है, या एक कॉमन लैंग्वेज है, आपस में ट्रेड उनमें हो रहा है, या रिलीजियस आइडिया एक्सचेंज हो रहे हैं, या और जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हो एक्सचेंज हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी। हालांकि उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं थी, लेकिन आज हम इसको उस सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो उसने कहा ये चीज़ों से समाज अब समीप आ रहा है। पहले तो उसने कहा था एक्सटर्नल फैक्टर सभी सभ्यताओं को आपस में नज़दीक ला रहे हैं, लेकिन अब मानव जानबूझकर एफर्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है ताकि यूनिटी बनी रहे, ग्लोबल सॉलिडेरिटी बनी रहे। उसने विलफुल अप्रोक्सीमेशन का नाम दिया। तो उसने कहा कि ये जो अब जो सभ्यताएं विकसित हो रही हैं तीसरे सिद्धांत के अनुरूप, वो एक लीनियर प्रोग्रेसिव वे में हो रही हैं। अब वो सर्कुलेशन में नहीं घूम रही, ऊपर नीचे नहीं जा रही। तो इसलिए उसने ये सिद्धांत दिया, पहले दो सिद्धांत, पहला सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत कह सकते हैं, दूसरा ऑसिलेशन का सिद्धांत जिसमें ऑसिलेशन होता है, और तीसरे सिद्धांत में जो लीनियर और प्रोग्रेसिव है। तो इस तरह उसने इतिहास की अपनी एक अलग तरीके से व्याख्या की है। अब उसने इनको अप्लाई भी किया मॉडर्न सिविलाइजेशन पर कि किस तरह मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है अपने चरम पर पहुंच गई है और किस तरह अब एक नया अल्टरनेट आएगा। और इसके साथ साथ उसने थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों की आलोचना भी की है। उसने कहा कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, कम्युनिज्म, पर्टिकुलरली दो तरह की सिविलाइजेशन उसने रही हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म रही हैं। लेकिन उसने कहा दोनों चीज़ हैं जो उन्होंने दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं बताया, एक ही सिक्के दो पहलू बताया कि नाम बदल गया है, आगे देखेंगे दोनों को उसने बताया दोनों समान है और दोनों में कोई भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो उसने यूरोपीय सभ्यता की, आज की मॉडर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन की जैसे फीचर्स बताए कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, लोगों का हाई स्टैंडर्ड के लिए प्रयास किया जा रहा है और एक सोशल इक्वलिटी की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन आगे उसने कहा कि लेकिन अब ये अपने चरम पर भी पहुंच गई है, जो आगे बताएगा। पहले ये उससे पहले
मार्क्सवादी पूंजीवादी सिद्धांत की आलोचना करता है कि मार्क्स ने जो पूंजीवाद की आलोचना की थी और उसने कहा था कि पूंजीवाद में जो है वो आंतरिक घटनाएं जिम्मेवार हैं, यानी कि देश के अंदर जो एक समाज के अंदर उच्च वर्ग द्वारा या बुर्जुआ क्लास द्वारा जो प्रोलिटेरिएट क्लास का सर्वहारा वर्ग का जो शोषण होता है उसकी वजह से पूंजीवाद विकसित हुआ है। लेकिन लोहिया जी ने कहा कि मार्क्स ने एक चीज़ मिस कर दी, उन्होंने एक एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो इंटरनल फैक्टर है पूंजीवाद को बढ़ाने में, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर भी है और वो था उपनिवेशवाद। क्योंकि यूरोपियन जो देश थे वो उपनिवेशी थे, ये उपनिवेश उन्होंने फॉलो किया था। साम्राज्यवादी देश थे जिन्होंने यूरोप की और एशिया की, लैटिन अमेरिका के देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था। यहाँ इसका कहना है कि पूंजीवाद बाहरी संसाधनों पर भी निर्भर था और उसने, यहाँ लोहिया जी कहते हैं कि पूंजीवाद और उपनिवेशवाद दोनों एक साथ आए हैं। और भारत जैसे एशियाई देशों में पूंजीवाद इसलिए डेवलप नहीं हुआ क्योंकि हम जो हैं वो नहीं थे, हम जो हैं उपनिवेश नहीं रखते थे, हमारी कोई कॉलोनी नहीं थी। तो इसलिए उसने कहा कि ये दोनों जुड़वा हैं। और आगे संकट भी इसीलिए आया है क्योंकि एक साथ बड़े बड़े हैं। अब आगे संकट भी यही आया है कि औपनिवेशिक शोषण जो है, औपनिवेशिक ताकत जो है वो उपनिवेशवाद खत्म हो रहा, उपनिवेश खत्म हो रहा, तो पूंजीवाद कैसे टिक पाएगा। तो पूंजीवाद अब नहीं टिक सकता उपनिवेश के साथ ही। संकट ये जैसे बताया पश्चिम देशों में संकट यही है कि उपनिवेशवाद सिकुड़ रहा है। जैसे हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, बहुत से देश आज़ाद हुए थे। तो अब उसका मानना है कि पूंजीवाद टिक नहीं पाएगा। अब उसने कहा दूसरा अल्टरनेट साम्यवाद का आता है, लेकिन साम्यवाद को भी कहता है कि ये जो विकल्प है ये सही प्रतीत नहीं होता, हमारे लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उसने कहा दोनों में, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों में उसने समानताएं देखी। दोनों में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइज इकोनॉमी होती है, लार्ज स्केल मैकेनिक टेक्नोलॉजी होती है। उसमें सिर्फ चेंज ऑफ ऑनरशिप होती है, सिर्फ अब इसमें राज्य की प्राथमिकता हो जाती है ना, राज्य का स्वामित्व हो जाता है, पहले पूंजीपतियों का था, लेकिन ढांचा वही केंद्रीकृत रहता है, तो इसमें ये उचित नहीं है। तो उसने कहा कि ये गैर पश्चिमी देशों के लिए साम्यवाद भी एक अल्टरनेट के रूप में उचित नहीं है। उसने कहा आधुनिक सभ्यता के सामने संकट आ गया है, जैसे ठहराव आ गया है। पहला टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन आ चुका है, ज्योग्राफिकल स्टैग्नेशन आ चुका है और मोरल और स्पिरिचुअल डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब इसकी बजाय, संकट की बजाय, उसने कहा कि अब एक नया टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में आएगा और एक नई तरह की सभ्यता विकसित होगी जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होगी, जो नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन जिसमें डेवलप होंगे, जो डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित होंगे। जैसा कि लोहिया जी ने अपने समाजवाद के सिद्धांत में या सप्त क्रांति के सिद्धांत में कहा था कि किस तरह का एक सोसाइटी डेवलप होगी जो उचित है, जिसमें शोषण से रहित जो समाज होगा, जिसमें इक्वलिटी होगी, जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और जो विकेंद्रीकरण होगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसमें होगी। तो अपने एक सिद्धांत के आधार पर उसने ये भी बताया कि हिस्ट्री आगे किस तरह से जा सकती है। तो ये लोहिया जी का जो सिद्धांत था वो हिस्ट्री की व्याख्या उन्होंने अपने तरीके से की और एक मौलिक व्याख्या थी। तो इसके साथ ही ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में एक अलग आइडिया को हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।